ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। ठीक है, तो इसमें रिवीजन क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल से। ठीक है, किसे बात करते हैं? सेल से। ठीक है, सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़नी है, जो कि क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, तो हमें जानना है कि सेल किस तरीके से काम करता है, सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो सेल होता है ये क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सबसे छोटी क्या होती है? छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है जीवन की। अब देखो, जो सेल होता है उसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो इतना छोटा होता है कि वो नेकेड आई से दिखता नहीं है। क्या है? नेकेड आई से दिखता नहीं है। नॉट सीन बाय नेकेड आईज। ठीक है, मतलब खुली आंखों से वो दिखता नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन, ऐसी चीजें बोलने के लिए तेरे को एक सर पे डंडा पड़ना चाहिए, है ना? खुली आंखों से दिखता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जो सेल होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स, भिन्न आकृति या भिन्न आकृति। ठीक है, अब ये इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्या होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग या भिन्न प्रकार होते हैं इसके, भिन्न प्रकार। ठीक है, और ये जो सेल होते हैं ये कुछ स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कुछ खास कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इस सेल को ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक तो ये हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है और इसी से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ते जाते हैं तो उनसे क्या बनता है? क्या बनता है? टिश्यू तो बनता है, बट फिर मेन तो क्या बनता है? एक लाइफ बनती है। क्या बनती है? एक ऑर्गेनिज्म बनती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? इसको क्या कहा गया है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आपकी कॉपी में कि व्हाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि ये लाइफ को क्रिएट करता है। क्या करता है? ये लाइफ को क्रिएट करता है। ठीक है, और लाइफ की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उन सब में ये इन्वॉल्व रहता है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है सेल क्या है? ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। क्या बात करते हैं? सेल्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब देखो, सेल के डिफरेंट टाइप्स में तुम्हारे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्पर्म्स हो गए। ठीक है, उसके बाद ओवम्स हो गए। ठीक है, उसके बाद स्मूथ टिश्यू सेल्स, स्मूथ टिश्यू हो गए, स्मूथ सेल हो गए। ठीक है, मसल सेल हो गए, मसल सेल्स हो गए। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, स्किन सेल्स हो गए। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। बस समझ में आ गई? बोन सेल होता है। ठीक है, कौन कौन सेल होता है? बोन सेल। और जितने भी सेल लिख रहा हूं ना, तुम्हारी बुक में एक डायग्राम बना रखा है, वहां पे सारे सेल्स किस तरह के दिखते हैं वो बता रखे हैं। ठीक है, और इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कैसे करी थी? वो एक बोतल, शैंपेन की बोतल खोल रहा था, उसके ऊपर ना एक कॉर्क लगी होती है। ठीक है, उस कॉर्क को जब उसने किसके नीचे रख के देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे देख के देखा, तो उसने पाया कि इसमें जो ये बना है, ये क्या बना है? एक तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उसे कुछ इस तरीके का वो मिला। ठीक है, इस तरीके का उसे कुछ पैटर्न मिला, तो देखा उसने ये सब सेम पैटर्न पे है, उसके अंदर जो चीजें बनी हुई है वो क्या है? सेम चीज। क्योंकि कॉर्क जो होता है वो एक तरह का लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग होता है। ठीक है, तो उससे बनता है।
तो उसके अंदर उसने सेल्स को देखा, तो उसने देखा कि ये छोटे छोटे रूम की तरह है। किसकी तरह दिख रहे हैं? रूम की तरह, ठीक है। तो इसीलिए उसने इसका नाम क्या दे दिया? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा रूम। क्या होता है? एक छोटा रूम, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया उसने? रूम, ठीक है। तो उसने कहा इसको खोज करी एक बॉटल की कॉर्क में, ठीक है, एक बॉटल की कॉर्क में, ठीक है, जो बॉटल बंद करते हैं ना उसमें होता है, ठीक है। तो ये हुई सेल के बारे में कुछ खास बात है, ठीक है। अब आगे चले, मिटाओ उसको, ठीक है। चल अब देखिए, अब नंबर ऑफ सेल के ऊपर हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। किसके बेसिस पे डिवाइड कर रखा है? नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कोशिकाओं की संख्या के को आधार मानते हुए हमने दो प्रकार में क्या कर रखा है? जीवों को बांटा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कोशिका की संख्या, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने दो तरह से बांटे हैं। एक है हमारा यूनिसेल्यूलर, क्या है? यूनिसेल्यूलर, ठीक है। एक है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। क्या है? मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर किसे कहते हैं? यूनिसेल्यूलर कहते हैं एक कोशीय जीव को, ठीक है, एक कोशीय जीव को। अभी बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर क्या होता है? बहुकोशीय जीव। क्या होता है? बहुकोशीय जीव। अब जो यूनिसेल्यूलर होता है, वो वन सेल, ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। क्या होता है? वन सेल से बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ओनली वन सेल होता है। क्या होता है? एक सेल होता है, ठीक है। केवल एक कोशिका होती है। क्या होती है? केवल एक कोशिका होती है। इसमें मोर देन वन सेल होता है। इसमें मतलब एक से ज्यादा सेल होते हैं। क्या होते हैं? इसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया? मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक से अधिक कोशिका होती है, एक से अधिक कोशिका होती है, ठीक है। एक से ज्यादा क्या होती है? कोशिका होती है। हाँ, अब देखो, अगर एक बात समझो, अगर एक रूम है, एक रूम में सिर्फ एक सिंगल बंदा रहता है, तो उसे उस रूम के सारे काम करने पड़ेंगे। मतलब घर है, मान लो घर है, उस घर में सिर्फ एक बंदा रहता है, तो उसको घर के सारे काम करने पड़ेंगे, कपड़ा, बर्तन, खाना, सब कुछ करना पड़ेगा। बट अगर उसी घर में 5-6 लोग रहते हैं, तो फिर क्या होगा? वो सारे लोग क्या करेंगे? उस काम को बांट लेंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक ही सेल होता है, तो इस एक सेल को ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो इस वजह से यहां पे कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, मतलब श्रम का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। श्रम का विभाजन नहीं होता है, जबकि यहां पे क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। श्रम का विभाजन होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, बात समझ में आ गई? क्यों होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो बाकी यूनिसेलुलर जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पूरी बॉडी को क्या करते हैं? उनके एक ही सेल होते हैं, तो उनका एक सेल ही परफॉर्म ऑल फंक्शन, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, ठीक है। केवल नहीं, एकल कोशिका, सिंगल को क्या बोलते हैं? एकल कोशिका ही सारे कार्य करती है, ठीक है। और यहां पे डिफरेंट सेल्स डू डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। भिन्न कोशिकाएं भिन्न कार्य करती है,
बात समझ में आ गई? ये कुछ डिफरेंसेस है। अब बोलोगे भैया एग्जांपल, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल होता है एमीबा, ठीक है, क्या होता है? एमीबा, ठीक है। और मल्टी सेलुलर का तुम्हें पता ही है, तुम खुद हो, ठीक है, प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, ये सब। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? नोट करो यहां तक। AMOBE, कोई नहीं, सही लिख लो। हो गया? मिटाओ से। चेक। अब देखिए, अब हमें बात करनी है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 चीजें होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, ठीक है, 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल, बट ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा, क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको मान सकते हो कि ये ब्रेन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ब्रेन की तरह, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाएगा, कोशिका झिल्ली भी बोला जाएगा। इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य, सॉरी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाएगा, ये भी बोला जाएगा। इसको बोला जाता है केंद्रक, केंद्र या केंद्रक, ठीक है, कुछ भी बोला जाएगा, ठीक है। और इसको बोला जाएगा कोशिका, इसको क्या बोला जाएगा? कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाएगा? कोशिका द्रव्य। बात समझ में आ गई? नोट करिए। तो मैंने भी क्या बोला? मैंने अभी क्या बोला? अभी यही बात तो बोली मैंने, बट वो है ना स्ट्रक्चर का तो हिस्सा है सेल के, वो दोनों में पाई जाती है। हाँ, बट इसके बारे में हमें अलग से बात करनी पड़ती है, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला कि ये पाया जाता है प्लांट में। मिटाऊं? नोट डाउन हो गया? ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है या कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, ये क्या होता है? एक बाउंड्री की तरह होता है। क्या होता है? बाउंड्री की तरह होता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि होती है, ठीक है। बाउंड्री को क्या बोला जाता है? परिधि, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसका कुछ काम होता है। इसका काम क्या होता है? ये सेल के अंदर कुछ चीजों को लाती है और सेल से बाहर कुछ चीजों को लेके जाती है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है? एग्जिट और एंट्री का। किसका काम होता है? एग्जिट और एंट्री का, ठीक है। बाहर लेके आना, बाहर, ठीक है, और अंदर करना, ठीक है, बाहर और अंदर करना, ठीक है। इसी वजह से इसको एक और चीज भी बोला जाता है कि ये सिलेक्टिव, ये क्या होता है? सिलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है ये? सिलेक्टिव परमिएबल
मेम्ब्रेन होता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को? एक क्वेश्चन था ना, प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोला जाता है? क्या? दिखाओ दो यार मेरे को इतनी हिंदी नहीं लिख पाऊंगा, कहाँ लिखा है दिखाओ। हाँ ठीक है, मैं लिख दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना क्यों कहा जाएगा, अभी बताऊंगा। पहले तो बात करते हैं ये परमिएबल का मतलब क्या होता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन ये है, देखो सबसे पहले ये परमिएबल क्या होता है। परमिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसके आर पार आसानी से आया जाया जा सकता है, ठीक है। अब ये बोला गया कि ये सिलेक्टिव होता है। क्या होता है? सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब कि ये सिर्फ कुछ चीजों को अंदर जाने देता है और कुछ चीजों को बाहर आने देता है, हर चीज को नहीं। सिलेक्टिव का मतलब होता है कुछ चीजों को अंदर जाने देता है, कुछ चीजों को बाहर आने देता है, बस। उसके अलावा सब चीजों को ये अंदर बाहर करने नहीं देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव परमिएबल। बात समझ में आ गई? सिलेक्टिव परमिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ चीजों को अलाउ करता है और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब बोलोगे भैया इसके आर पार चीजें होती कैसी है? तो इसके आर पार चीजें होने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक है आपका डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। और एक है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं विसरण, ठीक है, और इसको बोलते हैं परासरण। परासरण, ठीक है, विसरण और परासरण। ये दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू चीजें सेल के अंदर और सेल से बाहर आती है। बात समझ में आई? हाँ, ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से चीजें अंदर और बाहर करती हैं, ठीक है। डिफ्यूजन मेनली गैस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? गैस के लिए। कौन कौन सी गैसेस होती होंगी? O2 और CO2, ठीक है। और जो ऑस्मोसिस होता है ये मेनली किसके लिए होता है? वाटर के लिए होता है। किसके लिए होता है? वाटर, मतलब पानी के लिए होता है, ठीक है। हाँ, अब समझिए दोनों का प्रोसेस हालांकि सेम ही होता है। दोनों का प्रोसेस क्या होता है? सेम ही होता है। दोनों का प्रोसेस क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब अधिक संदर्भ से निम्न संदर्भ। निम्न संदर्भ, सांद्रता नहीं है, सांद्रभ है वो। सांद्रभ बोला गया उसको, कॉन्सेंट्रेशन बोला है, ठीक है। ये बुक में लिखा हुआ है। अगर लिखा होगा तो, अगर नहीं लिखा होगा तो बता। नहीं क्या होगा? देख लिखा होगा तो नहीं, अगर लिखा होगा तो मैं अगर लिखा दिखा दूं तो मैं ढूंढ के दिखाऊं? सुबह मैंने पढ़ा है, अगर हुआ तो देख ले। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो जहां पर एक मान लो एक बिल्डिंग के ऊपर एक टंकी रखी हुई है, ठीक है, टंकी फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, और उससे एक पाइप लगा के एक हमने नलका रखा है, ठीक है। तो नलके के पास कोई भी पानी नहीं है, ठीक है, पानी सारा किसके पास है? टंकी के पास है। तो टंकी के पास पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई, और नलके के पास पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो। तो पानी कहां मूव करेगा? हाई से लो की तरफ मूव करेगा। तो सेम प्रिंसिपल यह होता है कि जो सेल होता है, समझो, जो सेल होता है तो सेल की बाउंड्री पे, सेल की बाउंड्री जो होती है उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा, और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम। तो ज्यादा से क्या आएगा? कम की तरफ आएगा। तो जब ये ज्यादा से कम की तरफ आने वाली चीज गैस होती है तो हम क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन। और जब ज्यादा से कम की तरफ आने वाली चीज पानी होती है तो क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस। सिंपल है ना? समझ में आ गई? हाँ, द मूवमेंट ऑफ क्या? गैस from high concentration to low concentration is called diffusion. The movement of water from high concentration to low concentration is known as osmosis. ठीक है, गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक आने को क्या बोला जाएगा? विसरण कहा जाएगा। और पानी का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता से, संदर्भ से जो भी है, आने को परासरण कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे हम तीन तरह के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तीन तरह के सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई बताना चाहेगा ये कौन से तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड।
चलो, तो अब यहाँ पे हम 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 तरह के सॉल्यूशन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अंदर आता है, मैं बताता हूं कैसे लिंक होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन कौन से होते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? विलियन। एक मिनट। तो देखिए 3 तरह के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा हाइपोटोनिक। ठीक है, एक होता है हमारा आइसोटोनिक। ठीक है, और एक होता है हमारा हाइपरटोनिक। ठीक है, अरे हिंदी की बुक दे दो आपको, अब मेरे को नाम नहीं, अगर लिखा नहीं हो ना पिटेगी तो। हाँ, इसको बोलते हैं अल्प परासरण दावी विलियन, बड़ा नाम है। ठीक है, फिर इसको बोला जाता है समपरासरी विलियन। हाँ, और फिर अति परासरण दावी विलियन। ठीक है, ये नाम होते हैं। अब तीनों के केस में क्या होता है समझिए। तो उसको समझने के लिए इधर देखो, ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है और ये आसपास का उसका सेल का एनवायरनमेंट है। क्या है? सेल का एनवायरनमेंट है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब बाहर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, बाहर पानी का, किसका? वाटर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो? हाई हो। क्या हो? हाई हो। और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? लो हो। क्या हो? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो हो। ठीक है, तो मूवमेंट कहां होगा? यहां से यहां पे, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, और सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल फूल जाएगा। समझ में आई? हाँ, तो हाई से लो में मूव कर रहा है। ठीक है, बाहर अगर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाएगा? हाइपोटोनिक। क्या बोला जाएगा? हाइपोटोनिक। ठीक है, पहला केस। दूसरे केस में क्या होगा? सेम चीज है, बट इस बार जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, अंदर और बाहर दोनों क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। दोनों में क्या होगा? बराबर। ठीक है, यहां पे क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहां पे क्या होगा? किस साइड ज्यादा होगा? आउटसाइड ज्यादा होगा। आउटसाइड। ठीक है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, यहां पे बराबर होगा। तो एक बच गया। यहां पे क्या होगा? इनसाइड में ज्यादा होगा। यहां पे अंदर में क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो, अगर दोनों जगह इक्वल होगा तो मूवमेंट कहीं होगी? नहीं होगी। अगर सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेगा? सेल अंदर से बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो अब तीनों कंडीशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। हाइपोटोनिक कब करता होगा? जब सेल को क्या चाहिए? बाहर से पानी की जरूरत पड़ती होगी, है ना? तो वो क्या करता होगा? अपना पानी निकाल देता होगा। हाँ, और क्या करता होगा? उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और बाहर से अंदर आ जाता है। फिर हाइपरटोनिक कब करता होगा? जब उसने सारे पानी को यूज कर लिया होगा, कुछ गंदगी बनी होगी तो उसको बाहर निकालना होगा, है ना? तो वो कैसे करेगा? अपने अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी उसकी, फिर वो क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करता है और जब जरूरत नहीं होगी तो इक्वल करके रखेगा। बात समझ में आई? हाँ, तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं और इन 3 तरह के सॉल्यूशन को हम इसके अंदर ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अंदर बाहर कहां से होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? ठीक है, नोट करिए। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल, जिसे क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, अब देखो, जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? एक रिजिड कवर होता है। क्या होता है? एक रिजिड कवर होता है। किसके? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटसाइड द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये एक कठोर परत होती है किसके बाहर? ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर। ठीक है, अब ये जो होती है इसका काम क्या होता है? सेल को प्रोटेक्ट करना। क्या काम करना? सेल को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट द सेल। अब एक बात सोच सकते हो तुम, ठीक है, कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट को क्यों दी गई, एनिमल्स को क्यों नहीं दी गई? ठीक है, अब सबसे पहली बात, जो ये प्लांट सेल वाले जो होते हैं ना, तो इसमें ये क्या करते हैं? सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अब देखो, जो पेड़ है वो एक जगह से दूसरी जगह तो चल नहीं सकता। ठीक है, तो वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। ठीक है, और अपनी जगह पे खड़ा रहना, क्योंकि उसको बहुत सारी हवा, बहुत सारी चीजों का उसको झेलना पड़ता है, और उन सब चीजों से सेल को बचाने के लिए इसको क्या दिया गया है? सेल वॉल। ठीक है, जब बारिश होती है या सर्दी होती है, गर्मी होती है, तुम तो घर के अंदर घुस जाते हो, पेड़ थोड़ी ना घुस पाएगा, उसे तो बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से इसको क्या दी गई है? सेल वॉल दी गई है, जो क्या करता है? सेल, जो पेड़ होता है उसको बचाता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट द, कोशिका की सुरक्षा करता है। क्या करता है? कोशिका की सुरक्षा करता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सेल में डिफ्यूजन होता है और ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसके अंदर भी तो होगा कि ये भी तो प्लांट, पानी, हर सेल को तो पानी तो चाहिए होगा ना, तो या एयर तो चाहिए होगा, तो ये कैसे लेते हैं? तो इसमें उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लास्मोसिस। क्या बोलते हैं? प्लास्मोसिस। ठीक है, प्लास्मोसिस। ठीक है, जैसा ऑस्मोसिस पढ़ा, जैसा डिफ्यूजन पढ़ा, वैसे ही क्या होता है? प्लास्मोसिस होता है। क्या होता है? प्लास्मोसिस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं नहीं भैया, प्लाज्मोलिसिस इससे नहीं कहते। ये रहा लिखा हुआ है बेवकूफ लड़की, ये देख लिखा हुआ है बेवकूफ लड़की। हाँ, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, सॉरी ना भूल गया मैं। ठीक है, वही होता है ना? समझ में आ गया? हाँ, डाउट क्लियर है? हाँ, कि सिर्फ प्लांट को क्यों दिया गया? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, एनिमल मूव कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से एनिमल में इसकी जरूरत नहीं। और एक और चीज, एनिमल मूव कर सकता है, अगर उसको सेल वॉल दे देंगे तो वो कैसा बन जाएगा? रिजिड बन जाएगा, और अगर वो रिजिड बन गया तो वो क्या नहीं कर पाएगा? वो मूवमेंट उसकी नहीं हो पाएगी। बस समझ में आया? हाँ, तो यहां तक करते हैं आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जो कि था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उसमें हमने सेल वॉल की बात कर ली थी। ठीक है, आज हमें बात करनी है सबसे पहले न्यूक्लियस की। किसकी बात करनी है? न्यूक्लियस। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज अ ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज अ ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि यहां से सेल के सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं। ठीक है, यह कोशिका का दिमाग होता है। ठीक है, इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन, इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल, ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, यह कोशिका के सारे कार्य को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, इट हैज क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं।
होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इट हैव डीएनए, इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, अबे राइबोसोम, ठीक है। अबे ये हेरिडिटरी ट्रांसपोर्ट, वो डीएनए में ही सब आ जाता है उसमें, ठीक है। इसमें डीएनए होता है। आई थिंक इतने पॉइंट काफी रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है, सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। इसमें क्रोमोसोम होते हैं, इसमें डीएनए होता है। ये जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के डिवीजन में, ठीक है। जब पहले तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद ही जाके सेल डिवाइड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हेरिडिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, ठीक है। जो जीन्स होते हैं उनको ट्रांसफर करता है। इसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि फेशियल कलर क्या होगा, फेशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, नाक कैसे होगी, कान कैसे होगी, ठीक है, बाल कैसे होंगे, लड़का होगा लड़की होगी, सब इसके अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये 23 के पेयर में होते हैं, ठीक है, टोटल 46 होते हैं, ठीक है। दो लास्ट वाले जो अलग अलग रहते हैं, ठीक है, बाकी सब पेयर में रहते हैं। 22 तो पेयर में रहते हैं, बाकी उसके बाद जो 23वां होता है वो पेयर में नहीं रहता। एक होता है एक्स और एक होता है वाई। इसकी मदद से ये डिटरमाइन होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी फीचर्स क्या है, न्यूक्लियस के हैं, जो कि किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई डाउट इसमें, ठीक है, नोट करो उसको। अब नेक्स्ट मिटाऊं उसको, मिटा दूं। आ गया नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, क्या होता है, एक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसे कोशिका द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इट इज अ फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड, it is a fluid which is filled inside the plasma membrane, plasma membrane। यह एक द्रव्य होता है, यह एक द्रव्य होता है जो जो ठीक है, जो प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर अंदर भरा भरा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी सेल के ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, मतलब वहां पे निलंबित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, निलंबित, लटके हुए होते हैं, ठीक है। एक ही जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है और लिक्विड होता है, वाटर होता है, वो क्या करता है, सारे ऑर्गन्स को कवर करके रखते हैं ना, ताकि उनमें कोई डैमेज ना हो। वैसे ही साइटोप्लाज्म भी ऐसा ही काम वहां पे करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द ऑर्गेनेलीज, ठीक है, यह अंगक को सुरक्षा देता है। बात समझ में आ गई, हाँ, ठीक है। तो कोई सेल है, ये कोई सेल है, इसके अंदर ये भरा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे सेल ऑर्गेनेल इस तरीके से अपनी जगह पे रहते हैं। एक तरह से तुम इसको बोल सकते हो कि ये शेप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल्स को क्या करता है, शेप भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है एकदम यहां तक, कोई डाउट इसमें, हाँ, नहीं है, ठीक है। आगे चले, हटाऊं। अब देखो, दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं। कौन सा, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है इक्वैरियोटिक, ठीक है। दोनों में तुम्हें जब मैंने इंडेक्स क्वेश्चन करने दिया होगा, उसमें क्वेश्चन भी आया होगा, फिल द फॉलोइंग, ठीक है, उसमें तुमने भरा भी होगा। तो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और होता है यूकार्योटिक, इक्वैरियोटिक सेल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, यही बोलते हैं ना, तो लिख लेना, लिख लोगे हिंदी में। तो समझो,
सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसमें जो तुम्हारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आपको बताना चाहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एक तरह की कवरिंग होती है जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है, ठीक है। न्यूक्लियस है, उसके बाहर क्या होगी? एक लेयर होगी, उसके बाहर क्या होगी? एक लेयर होगी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। बात समझ में आ गई? प्रोकैरियोटिक में जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या केंद्रक झिल्ली वो बोलता है, झिल्ली बोला जाता है, वो क्या स्पष्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? स्पष्ट नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो क्या नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली क्या नहीं होती है? स्पष्ट नहीं होती है। लिख दिया, स्पष्ट नहीं होती है। जबकि इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेल डिफाइंड, ठीक है। केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती है, केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती है, ठीक है। अब इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है इसमें? सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एकल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एकल क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? मोर देन, क्या होता है? मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें एक से अधिक, एक से अधिक क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? और क्या पॉइंट होता है इसमें? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होता है, ठीक है, उसमें होता है, ठीक है। और डीएनए और राइबोसोम्स इसमें नहीं होता, इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता? डीएनए नहीं होता, डीएनए नहीं होता और राइबोसोम भी नहीं होता, ठीक है। जबकि इनमें ये दोनों ही होते हैं, डीएनए भी होता है और राइबो आरएनए के बने होते हैं, ठीक है। नोट करो उसको। क्या इसमें? हाँ, दोनों में केंद्रक होता है, बट इसमें स्पष्ट नहीं होता, इसमें स्पष्ट होता है, ठीक है। ये बात है, ठीक है। तो ये लिख लो, और बाकी अपनी बुक में तुम कर ही लिया होगा, ठीक है। ये दो तरह के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल क्या? थोड़ा थोड़ा होता है क्या? थोड़ा थोड़ा 5%, आधा किलो, ठीक है। लिख लो ये। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, मतलब बोलो इसमें सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, और इसमें सेल ऑर्गेनेली होती है। अब बार बार हम बात करें कि सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली, तो ये होता कैसे? जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लिवर होता है, लंग्स होता है, उसके बाद स्टमक होता है, ये सब ऑर्गन्स है हमारे। उसी टाइप के क्या ऑर्गन्स क्या होते हैं? उसी टाइप का ऑर्गन्स कहाँ होते हैं? सेल के अंदर भी होते हैं, जो अलग अलग क्या करते हैं? फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेली होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में बोला जाता है अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। फिर दूसरा होता है गोल्जी एपरेटस। क्या होता है? गोल्जी एपरेटस, जिसे गोल्जी उपकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स को भी लाइसोसोम्स बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद तुम्हारा आता है प्लास्टिड्स, ठीक है। और उसके बाद आता है वॉक्यूल्स, जिसको रस धनिया कहा जाता, धानिया कहा जाता है, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि इनके इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बता देता हूं थोड़ा बहुत। हाँ, तो जो तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ, ठीक है। एक होता है चिकनी और एक होता है खुरदुरी, ठीक है। जो रफ वाली होती है वो क्या करती है? उसके जो सरफेस होती है वो रफ क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स की एक खासियत है कि उनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो अगर तुमसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो क्या लिखोगे? राइबोसोम्स लिखोगे, ठीक है।
अब वापस आते हैं, राइबोसोम्स की वजह से जो उनकी सरफेस होती है, उनकी सरफेस पे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, खुरदुरी। क्या बोलते हैं, खुरदुरी। तो जो तुम्हारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका है, वो क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का, ठीक है, सिंथेसाइज करती है, प्रोटीन को क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। एक और होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या बोला जाता है, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, ठीक है, जो कि फैट्स और लिपिड्स बनाती है। क्या बनाती है, फैट्स और लिपिड्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये जो लिपिड्स है और जो प्रोटीन है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। और एक और पॉइंट, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो क्या सेल के अंदर है, ठीक है। तो एनिमल बॉडी में लिवर होता है, लिवर के अंदर लिवर सेल होते हैं, और उस लिवर सेल के अंदर भी क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो उस लिवर के, उस सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और फंक्शन होता है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है किसको, पॉइजन और ड्रग्स को। मतलब तुम्हें पता है हमारी बॉडी में बहुत हार्मफुल चीजें बनती है, ठीक है, और वो फ्लश आउट भी होती है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, क्लीन करने का जो काम करता है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। ये थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब चले इस पे, मिटा दो उसको। तो हमें बात करनी है अब किसकी, सेल ऑर्गेनेलीज की, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहला ऑर्गेनेल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हेडिंग डालो, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, कोशिका अंगक कहा जाता है। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे कैसे क्या, ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जालिका, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ, ठीक है, ER लिख दूं, ठीक है, और एक होता है रफ, ER, ठीक है। एक होती है चिकनी, ठीक है, और एक होती है खुरदुरी, ठीक है, क्या होती है, खुरदुरी। ये क्या बनाती है, फैट एंड लिपिड, वसा और लिपिड, ठीक है। और ये बनाती है ओनली प्रोटीन, ठीक है, क्या बनाती है, प्रोटीन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, ठीक है। बस समझ में आ गई। इसका एक और काम क्या होता है, जो हमारे लीवर के अंदर होता है, डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स, ठीक है, मतलब जो ड्रग ऐसे लिखते हैं, हाँ, ड्रग्स को क्या करती है, डिटॉक्सिफाई मतलब जहर निकालती है, साफ करती है, ड्रग्स को साफ करती है, मतलब उसको वो बनाती है, ठीक है। लास्ट लाइन में लिखा होगा, देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लास्ट लाइन लिखा होगा, देखो, हाँ, ठीक है, वही होगा, देखो, ठीक है। देखा बुक पढ़ने का कितना फायदा होता है, एक एक लाइन पता होनी चाहिए, ऐसे तभी आते हैं 100 आउट ऑफ 100। आगे समझ में, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट चले। और एक और चीज, जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है। क्या होता है, राउंड होता है, और क्या लेयर्स वाले हुए होते हैं, क्या होता है, राउंड्स और लेयर होता है, ठीक है, एक के ऊपर एक परत जैसी होती है, ठीक है, ठीक है, क्या होती है, एक के ऊपर इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, हाँ, ठीक है, सारी ईआर की वैसी होती है, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। और ऐसे ही, हाँ, इस तरीके का नेटवर्क सिस्टम बनाती है। इसके अंदर क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करती है, क्या करती है, ट्रांसपोर्ट, जो इसके अंदर बनता है ना, उसको क्या करती है,
ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। बात समझ में आ गई? आगे चले नेक्स्ट पे। यार डस्टर टूट गया पूरा, कल 4-5 गिर गया मुझसे। नेक्स्ट इज गोल्जी। गोल्जी एपरेटस। ठीक है, इसको गोल्जी उपकरण कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी उपकरण कहा जाता है। तो इसका बेसिकली काम होता है स्टोरेज, ठीक है, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज मॉडिफिकेशन, और क्या क्या होता है तीसरा काम? स्टोरेज मॉडिफिकेशन और पैकिंग का। नहीं, पैकिंग तो हो गया। हाँ, पैकेजिंग। हाँ, पैकेजिंग। ठीक है, तो ये 3 काम करती है। भंडारण करती है, ठीक है, हाँ वो लिखूंगा। और उसको क्या करती है? बेहतर करती है। मॉडिफाई मतलब बेहतर, बेहतर करती है। और उसको क्या करती है? पैक करती है। क्या करती है? पैक करती है। ठीक है, तो एक बात समझ लो, ये क्या, ये जो फैक्ट्री है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें कोई चीज बनती है और उसको फिर गोल्जी में भेजा जाता है। वो क्या करती है? उस चीज को स्टोर करती है, पैक करती है और बेहतर करती है, और उसको फिर आगे भेज देती है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, तो इस तरीके का काम होता है। और सेकंड, ये क्या बनाती है? लाइसोसोम्स बनाती है। क्या बनाती है? लाइसोसोम्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? ये एक बैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ बैग होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचन एंजाइम, एंजाइम देख लेना, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। इसका एक फेमस नाम है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, और बहुत फेमस, बहुत अच्छा, और सीबीएसई का बहुत पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा, हर साल हर बार पूछ लेते हैं। सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसको ऐसा? क्योंकि समझो, ये जो लाइसोसोम्स होता है, अगर सेल को थोड़ी सी भी चोट लगती है, ठीक है, अगर सेल में थोड़ा सा भी कुछ भी इधर उधर होता है, ठीक है, या सेल खराब हो जाता है, तो ये क्या करता है? ये बैग फट जाता है, और इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये क्या करता है? ये सेल को खाने लगता है। ठीक है, और क्या करता है? पूरे सेल को खा के खत्म कर देता है, ताकि अगर कोई सेल हमारी बॉडी में ऐसे अगर खराब पड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकते हैं? बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इस वजह से ये फट के क्या करता है? उसको पूरा खा जाता है, जिसकी वजह से वो गंदा जो सेल है जो मर चुका है, उसको क्या कर दिया जाए? साफ कर दिया जाए, और हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइसोसोम्स का। बात समझ में आ गई? हाँ, नोट कर लो। हाँ हाँ, पूछो। गोल्जी प्रमेय में ये बता रहे हैं कुछ परिस्थिति में गोल्जी प्रमेय सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर। हाँ हाँ, एक और इसका एक और है कि ये क्या, ये सिंपल शुगर से क्या बनाती है? अब ये चीनी वो चीनी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, ये चीनी दूसरी चीनी है। चीनी का एक फॉर्मूला होता है C12H22O16। ठीक है, ठीक है, क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है, और ये कॉम्प्लेक्स शुगर ही C12H22O16, ये क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला होता है, और इसी शुगर से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज से क्या होता है? एटीपी, उस ग्लूकोज से रिएक्शन करके क्या बनती है? एनर्जी बनती है, जिससे हमारी बॉडी चलती है। ठीक है, तो कई बार क्या करती है? सिंपल शुगर, हाँ हाँ, ठीक है, तो सिंपल शुगर से क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? अच्छा भैया, सुसाइडल बैग तो लाइसोसोम्स तो खा लाते हैं सेल को, फिर ये कहाँ जाता है? क्या? ये कहाँ जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, ये खत्म हो जाता है खा के, ये मिल जाते फिर वहीं पे दूसरे सेल में। क्या दूसरा? फिर ये तो फिर दूसरा सेल भी खा जाएंगे। वही तो, वही जाता कहाँ है? हाँ, जाता कहाँ है?
फिर इसको बॉडी निकाल देती है ना ब्लड के थ्रू, अच्छा ठीक है। हाँ, क्या कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जटिल और फिर गोल्जी नहीं। ऑपरेटर्स में एक जटिल मतलब आसान, बेवकूफ लड़की, जटिल मतलब आसान कैसे होगा? जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे साधारण। तो अरे नहीं, सामान्य तो इसमें पहले लिखा है। हाँ, तो सिंपल का मतलब सामान्य होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है। हाँ, इसमें गोल्जी बॉडी में ना वो सिस्टम नेम या सिस्टम से एक पॉइंट है, एक आता है। क्या है? हाँ, सिस्टम। क्या है? हाँ, एक मिनट, देखो क्या बोल रहे हैं। द गोल्जी apparatus first described by Camillo Golgi consists a system of membrane bound vesicle flattened sac arranged approximately parallel to each other in stack called cistern। मतलब ये जो बैग्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इस कॉम्बिनेशन को सिस्टर्न बोला जाता है। हाँ, ये मिटाऊं ये। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। और जब पढ़ाया था तो क्या बोला गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, और वही याद रहेगा इस चैप्टर का खत्म होने के बाद में, ठीक है। ठीक है, तो देखो एक सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है अलग अलग। तो वो ऊर्जा उसके लिए कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये ऊर्जा जो बनता है, ये किस फॉर्म में बनता है? एटीपी, अडिनो ट्राई फॉस्फेट। किसमें बनता है? अडिनो ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या? कि एनर्जी बनाता है, ये लिख लोगे। हाँ, बस। और इसका खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। इसका खुद का क्या होता है? डीएनए। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये दोनों चीजें लिख लो, तो लिखना पड़ेगा मेरे को। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छी बात है ना, ठीक है। कितनी किस्मत खराब है तेरी। इट इज अ पावर हाउस, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। यह कोशिका का ऊर्जा घर होता है, ठीक है। इट हैव इट्स ओन डीएनए। और ये क्या होता है? पोरस होती है। क्या होती है? पोरस, ठीक है, छेददार झिल्ली होती है, ठीक है। और ये क्या होती है? इसका जो सरफेस एरिया होता है वो फोल्डेड होता है। क्या होता है? फोल्डेड, जिसकी वजह से इसको ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है। क्या मिलता है? ज्यादा सरफेस एरिया। और ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से क्या होता है कि इसकी जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिएक्शन। और उस रिएक्शन से क्या बनता है? एटीपी। बात समझ में आई? ठीक है। ये क्या होती है? फोल्डेड क्या होती है? सरफेस होती है इसकी। क्या होती है? फोल्डेड सरफेस होती है, ठीक है। और फोल्डेड सरफेस होने के बाद इसके की वजह से क्या होता है? इसका लार्ज सरफेस होती है। क्या होती है? लार्ज सरफेस होती है। और लार्ज सरफेस की वजह से यहाँ पे क्या होती है? मोर रिएक्शन होती है। क्या होती है? मोर रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन से क्या बनता है हमारा? क्या बनता है? एटीपी, जो कि एनर्जी है, जो कि एनर्जी है। बात समझ में आ गई? फोल्डेड सरफेस मतलब क्या बोलते हैं फोल्डेड को? मुड़ी हुई, ऐसा देखो, ठीक है। मुड़ी हुई सतह, ठीक है। मुड़ी हुई सतह होने की वजह से इसके पास क्या है? अधिक सतह होती है। क्या होती है? इसके पास अधिक सतह होती है। और अधिक सतह होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादा अभिक्रिया होगी। क्या होगी? ज्यादा अभिक्रिया होगी। और ज्यादा अभिक्रिया होगी तो क्या ज्यादा बनेगा? एटीपी, अडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन करो। हाँ, एडीपी हाँ होता है। ये एक और तरीके की एनर्जी होती है, ये बनती है, ये भी एक तरह की एनर्जी फॉर्म होती है जो एनारोबिक केस में बनती है। एनारोबिक एक होती है, एरोबिक एक होती है एनारोबिक। हाँ, ये दोनों क्या होता है? याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा तेरे को, नहीं, ये दोनों क्या होता है? एरोबिक और इनएरोबिक। 10th में आओ फिर बताता हूँ। नहीं, हमें बता दे, छोटे में बता दो। रेस्पिरेशन में बताऊंगा।
देखो एरोबिक जो होता है उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। सिंपल है, इतना समझो। जब आएगा 10th में, जब 10th में आओगे ना तो डिटेल में समझाऊंगा। मिटाऊं? ठीक है, क्या मिटाऊं? नहीं, हाँ मैं मिटा दो। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो है वो ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड। ठीक है, एक मिनट लड़कियों चुप रहो। ठीक है, प्लास्टिड इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होता है। क्रोमोप्लास्ट, अब समझो, क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये इसमें कलर्स होते हैं। क्या होते हैं? कलर्स होते हैं, कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल। ठीक है, रंग से भरा रंग होता है। ठीक है, रंगीन। ठीक है, और ये क्या होता है? ये नो कलर, मतलब कलरलेस होता है। क्या होता है? व्हाइट और कलरलेस होता है। क्या होता है? व्हाइट एंड कलरलेस। ठीक है, सफेद और रंगहीन। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल से तुम्हें पता ही है क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पसंद में आ गई? और यही क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? ग्रीन कलर मिलता है लीव्स को। ठीक है, ठीक है, ये हरा कलर का क्या होता है? पिगमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? हरा कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो ट्रीज के पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको क्या मिलता है? उनका हरा कलर मिलता है। पढ़ के आओगे तो तुम्हें ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गया? बस इतना ही है, कलरलेस होता है, बस इतना ही है। हाँ, व्हाइट एंड कलरलेस, क्या बोल रही है? हाँ पूछो। क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट होता है। हाँ, वैसे पत्ते अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनका जो क्लोरोफिल है वो किस कलर का है। हाँ ये है ना, ये एग्जांपल सारे क्रोमोप्लास्ट के ज़ैंथोफिल, एल्बुसाइन, कैटोनॉइड, ऑरेंज कलर, येलो कलर। हाँ, एक मिनट। हाँ, यस, क्लोरोफिल के 4 टाइप होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट है ना उसमें अलग अलग कलर होते हैं। जब मैंने बोला ना कलरफुल है, तो उसमें अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अलग पिगमेंट होते हैं। एक मिनट मैं बता दूं उसको। ठीक है, देखो, जो लीव होता है उसमें ये होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल है तो क्या होगा? उसको ग्रीन कलर होगा। बट इसके अलावा अगर कोई और होता है जो तू मुझसे पूछ रहा है, उसका नाम मेरे को भी पता नहीं है। ठीक है, जो होता है उसका रेड कलर मिलता है। तो जिस कलर का होगा ना उस कलर का वो लीव बन जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। समझ में आ गई? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वैसे एक और पिगमेंट होगा, बट सबका काम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब मिटाओ उसको। लास्ट क्या है? वॉक्यूल्स। ठीक है, तो सिंपल समझ लो, वॉक्यूल्स जो है वो एक तरह से स्टोरेज बैग होते हैं। क्या होते हैं? स्टोरेज बैग, जहां पे क्या होते हैं? स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर। जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो वॉक्यूल्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, और एनिमल्स में क्या होते हैं?
छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। जो प्लांट होते हैं उनमें ये बड़े साइज के होते हैं, इनके अंदर एक क्या पंप या कुछ भरा रहता है, ठीक है, पस तरह का कुछ भरा होता है, जिसकी वजह से जो ना द्रव्य भरा होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल होता है वो क्या रहता है, रिजिड होता है, और क्या होता है, टर्बिडिटी होती है, मतलब क्या, वो कठोर होता है, ठीक है, और उसको जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ये एक प्लांट सेल के 40 to 60% सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज ये देखो, ये दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, यही क्या है, वॉक्यूल होता है, ठीक है। हाँ, स्मृति यहाँ पे लिख रखा है कोशिकाओं में स्मृति जगह कठोरता प्रदान करती है। स्मृति प्रदान करती है, स्मृति। स्मृति एक मिनट मैं देखता हूं। टर्बिडिटी एन इंपॉर्टेंट ड्राइव ऑफ प्लांट। टर्बिडिटी है मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, ऐसे समझ लो, स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेकंड वर्ड है। हाँ, स्ट्रॉन्ग, और उसको अरे कठोर, बाकी जितने शब्द होते हैं ना वो बता रहा है, उसको बनाता है। लचीला भी, लचीला वर्ड है इसमें, लचीला नहीं है ना, ठीक है। देखो टर्बिडिटी मतलब वही है, एक तरह का उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स का ना, वो उसको एकदम पकड़ के रखता है, ऐसे ऐसे बोला, ठीक है। तो वॉक्यूल्स क्लियर है, कोई डाउट इसमें? क्या होते हैं, स्टोरेज बैग होते हैं, प्लांट्स में बड़े होते हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। अब सुनिए, आपका एक होमवर्क है, आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस लिख के लाने हैं, ठीक है। क्या लिखना है, देखो मोस्ट ऑफ द मैंने बता दिया है, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी मैंने सारे सेल्स पढ़ाए, ऑर्गेनिल्स पढ़ाए ना, तो तुम कहीं से भी देख के लिखोगे तो तुम्हें उसको मतलब समझना, ठीक है। जो भी मैंने लिखा है, अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता मुझसे आके पूछ लेना, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस चैप्टर इज प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, और मैं चाहता हूं वो तुम खुद से करके लाओ, ताकि तुम थोड़ा पढ़ो तो सही जो नोट्स पढ़ाए मैंने, ठीक है। अब लास्ट है इसमें सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल का दो हिस्सों में डिवाइड होना, ठीक है। सेल डिवीजन दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। एक होता है अर्धसूत्री और एक होता है समसूत्री, ठीक है। अब जो माइटोसिस होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स में रिप्रोडक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्पेशलाइज्ड सेल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड इज कॉल्ड माइटोसिस। सॉरी, जो माइटोसिस होता है वो सारे सेल्स के लिए होता है जो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो मियोसिस होता है वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेल्स के लिए होता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ना, उन सेल्स के लिए होते हैं। उनमें जो क्या होता है, डिवीजन होता है, वो किस प्रोसेस से होता है, मियोसिस से होता है। और बाकी हमारी जो स्किन सेल है, नील्स है, हेयर सेल, कुछ भी और सेल है हमारी पूरी बॉडी में, वो किससे डिवाइड होता है, माइटोसिस से होता है। किससे होता है, माइटोसिस से होता है। तो दूसरा होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि आपको मियोसिस और माइटोसिस में ये डिफरेंसेस लिख के लाना है, ठीक है। तो दो काम दे रहा हूं, क्या, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस और माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, और मियोसिस क्या, नहीं, अर्धसूत्री और समसूत्री हिंदी में। हाँ, तो हाँ, नेल्स और हेयर दोनों डेड सेल होते हैं ना, डेड सेल्स होते हैं। हाँ, तो उसके अंदर लाइसोसोम्स होते ही नहीं है ना, क्या, उसके अंदर लाइसोसोम्स होते ही नहीं है ना, डेड सेल है ना। तो स्टार्टिंग से डेड सेल रहता है। हाँ, तो ये लिविंग सेल नहीं, क्योंकि देखो ये इनका कोई ऐसा, इसका कोई वो नहीं है ना, कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, ये हमारी बॉडी में और कोई चीज रिजिड होती है इसकी तरह, ये इसीलिए समसूत्री, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, जाना नहीं है।